रिफ्लेक्सेस मैंने न्यूब और रिफ्लेक्सेस के बारे में आपको बता रही हूँ ना, ये शरीर के बिना सोचे समझे वाले हैं। ये बच्चा जब पैदा होता है तो वो सोच के रिफ्लेक्सेस को नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो हाथ पीछे को कर लेते हैं हम एकदम, कोई चीज मुंह में लगने वाली हो तो आंखों को एकदम बंद कर लेते हैं। तो ये हमारी एक तरह की इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक, जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती पर इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स होता है हमारा, स्वचालित, अपने आप ही। इसमें ये तुरंत प्रतिक्रिया है। कोई आपको स्टिमुलस आया, कुछ भी तरह का हमें लगा, उसमें वो प्रतिक्रिया देना होता है। हमारा रिफ्लेक्सेस का मतलब ही शरीर की इनवॉलेंट्री, स्वचालित और अचानक होने वाली प्रतिक्रिया है जो बिना सोचे समझे होती है। ये शरीर को किसी भी उत्तेजना पे तुरंत प्रतिक्रिया करने का तरीका है। जब एक छोटा बच्चा होता है ना तो वो लेटा रहता है तो हमें लगता है ये सोता है, खाता है, इसको दूध पिलाते हैं, चुपटी करता है और ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। पर भगवान ने ना उसको जादुई चीजों के साथ भेजा होता है। उन जादुई चीजों को हमें देखना होता है टाइम से टाइम कि ये मेरे बच्चे में जो जादुई चीजें भगवान ने भेजी है ना, ये है या नहीं। अगर ये है तो इसका मतलब है कि उसकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक चल रही है, उसका शारीरिक के साथ साथ मानसिक ग्रोथ भी पूरी की पूरी चल रही है। ये जो रिफ्लेक्सेस की मैं बात कर रही हूँ ये ना टेम्परेरी होती है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में, 2 महीने में ये रिफ्लेक्सेस खत्म भी हो जाते हैं बच्चे में अपने आप ही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं हम लोग, इसको साइंटिफिक नाम रूटिंग रिफ्लेक्स दिया गया है। जब हम बच्चे के गाल को हल्का से सहलाएंगे, टच करेंगे, तो वो अपने आप से ही उस तरफ मुड़ के ऐसे मुंह बनाने लगेगा जैसे उसको ढूंढ या इस चीज का वो ढूंढ रहा है। तो इसको एक रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ये रिफ्लेक्सेस हमारे बच्चे के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये बच्चा देता है तो इसका मतलब है कि वो आगे के जीवन के लिए तैयार है। जब वो जन्म लेगा तो वो माँ को ढूंढेगा, जब उसे भूख लगेगी तो वो इस रिफ्लेक्स को अगर बच्चा दे रहा है ना, तो इसका मतलब है कि बच्चा माँ को ढूंढेगा और माँ को हाथ करके माँ के स्तन तक जाके अपना ले सकेगा, दूध ले सकेगा। जब डॉक्टर और ये केयर टेकर और नर्सेज एकदम बच्चे के जन्म होते ही उसको ले जाते हैं तो वो सिर्फ उसे साफ सुथ करके तैयार करने नहीं ले जाते हैं कि तैयार करके आपको दे देंगे। उन सबको इन रिफ्लेक्सेस के बारे में पता होता है। डॉक्टर्स उन रिफ्लेक्सेस को फटाफट चेक करते हैं कि ये बच्चा जो हुआ है बॉर्न, ये बिल्कुल नॉर्मल हुआ है, ये रिफ्लेक्सेस दे रहा है या नहीं दे रहा है। सकिंग रिफ्लेक्स, चूसने का, अगर हम फोटो के ऊपर बच्चे के ऐसे हल्की सी लेयर करेंगे तो वो उसे चूसने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि उसको यहाँ की मांसपेशियाँ उसकी ग्रो करी हुई है। वो आगे जीवन में बॉटल भी फीड करेंगे उसको, माँ भी जब फीड करेगी उसको, तो वो उस चीज़ के लिए तैयार है। तो ये भी बहुत जरूरी रिफ्लेक्स है हमारा। मोरो रिफ्लेक्स, अचानक कोई आवाज हुई तो आप देख रहे हैं आपके घर में आस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा होगा ना, आप खुद भी नोट करिएगा, 2 महीने का, 3 महीने का, छोटी सी आवाज होगी तो वो हाथ ऐसे फेंकेगा, पैर ऐसे फेंकेगा और फिर सिकोड़ लेगा। दैट इज अ मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स के अंदर ये सारी चीजें उसकी काम कर रही हैं। स्टेपिंग रिफ्लेक्स, हम उसको कदम ऐसे समतल वाली जगह पे ऐसे बच्चे को पकड़ के खड़े होंगे तो वो ऐसे कदम चलाने के लिए, अभी वो चल नहीं सकता है, 2 दिन का बच्चा है, 3 दिन का बच्चा है, पर वो तैयार है इसके लिए, उसकी मांसपेशियां चलने के लिए तैयार है। तो ये हमारा होता है स्टेपिंग रिफ्लेक्स। अब मैं आपको स्क्रीन में उन रिफ्लेक्सेस की फोटो भी दिखाऊंगी। ऊपर ऐसे नवजात बच्चे को भी आपके घर के आसपास आपके किसी के होने वाले, अगर आप देखेंगे, ट्राई करेंगे तो ऐसे फॉरवर्ड करेंगे और नीचे उसे पाँव बेड का समतल ही देंगे तो वो ऐसे पाँव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा स्टेपिंग रिफ्लेक्स। मैंने अभी मोरो रिफ्लेक्स के बारे में बताया था आपको। जब बच्चा अचानक गिरता है या ऐसे अचानक डिस्टर्ब या हमसे लगता है तो उनका तेज शोर की आवाज होती है, हाथ खोलता है, फिर सिकोड़ता है। तो ये हमारा मोरो रिफ्लेक्स हो गया। इसको भी नोट करिएगा। हाँ, वॉरियर पैदा होते हैं हमारे बच्चे, कमजोर पैदा नहीं होते हैं बच्चे, बहुत वॉरियर की तरह पैदा होते हैं। अब उसके फेस को एक तरफ टर्न करेंगे और हाथ सीधा करेंगे ना, तो वो भी ऐसे हाथ सीधा करके जैसे वॉरियर की पोजीशन होती है ना, ऐसी पोजीशन बना लेते हैं। तो इसका नाम ही उन्होंने टॉनिक रिफ्लेक्स के साथ वॉरियर पोज दिया है इसको।
छोटा सा रेटल झुंझुना उसके हाथ में देंगे, या कभी ट्राई करिएगा अपनी उंगली ऐसे देने के लिए। जब आप उसको उंगली देंगे ना, बच्चा इतना कस के पकड़ेगा, तो मतलब कि हमारी जो उसकी फाइन मोटर है ना, उंगलियाँ, छोटी मांसपेशियाँ अच्छे से ग्रो करेंगी। जन्म लेते ही उसके अंदर वो ताकत है कि वो किसी भी चीज़ को टाइटली ग्रिप कर सकता है। तो हमारी उंगली छुड़ानी मुश्किल हो जाती है कई बार, नया बच्चा जब जन्म लेता है उसकी, तो उसको हम ग्रास रिफ्लेक्स बोलते हैं। रूटिंग रिफ्लेक्स, ढूंढना, हल्का सा भी उसका चिक्स हिलाइए, वो ढूंढने लगे। माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि वो फीड करने के लिए माँ को ढूंढ रहा है। तो ये हमारा होता है रूटिंग रिफ्लेक्स। सभी वो बॉटल से दूध पी पा रहा है या नहीं पी रहा है, उसके अंदर दूध में भी ताकत है या नहीं है, ये जाता है हमारा सकी रिफ्लेक्स। आपको से किसी को कुछ पूछना है अभी इन रिफ्लेक्सेस के बारे में? ये सारे रिफ्लेक्सेस हमारे बच्चे में दिखना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये वो रिफ्लेक्सेस है जिनसे हमारे को ये पता लगता है कि मेरा बच्चा ठीक है, मेरा बच्चा स्वस्थ है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरी ढंग से चलेगी। तो ये हमारी बात होती है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस के बारे में समझा, सबको समझ आया कि वो न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस है हमारे, जो बच्चा अनैच्छिक, स्वचालित और तुरंत प्रतिक्रिया देता है, ये हमारे न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? शुरुआती पहचान। शुरुआती पहचान से मेरा मतलब है कि किसी भी समस्या, किसी भी, अगर मुझे लगता है कि ये चीज बाद में 2 साल में पता लगे, और उस चीज को मैं अगर बच्चे के 7वें 8वें महीने में, कि जब उस चीज को प्रदर्शित होना था, एक ग्रोथ डेवलपमेंट हमारा एक चार्ट होता है, उसमें मुझे पता है कि 8वें महीने तक मेरे बच्चे ने ये काम कर रहा था, मेरे बच्चे ने पलटना सीख जा रहा था, बिना सहारे बैठना सीख जा रहा था। अगर ये 2-3 काम नहीं हो रहे हैं, तो अगर मुझे पहले ही पता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बारे में, शुरुआती पहचान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उस चीज के बारे में पता है, तो मैं और सतर्क हो जाऊंगी। मैं 2 साल तक की वेट नहीं करूंगी उस चीज के लिए कि मेरे को दूसरे साल में मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, डॉक्टर मुझे तब बताए कि मेरे बच्चे में डेवलपमेंट डिले है। मैं अगर खुद ही इस चीज की नॉलेज रखती हूँ कि 8वें महीने में ये स्टेप हो जाना चाहिए था, 10वें महीने में मेरा बच्चा बैबलिंग करना शुरू कर देना चाहिए था, तो मैं उसको उस टाइम अगर नहीं कर रहा है, तो ये नहीं कि मैं तुरंत, हर बच्चा अलग होता है, पड़ोसी का बच्चा देख के या नेबर्स में कोई बच्चा ग्रो कर रहा है और मैं अपने बच्चे को कंपेयर नहीं कर रहा, पर मैं ये जरूर रखूंगी कि अगर 8वें महीने तक मेरे बच्चे को बैठ जाना चाहिए था और वो 1 साल का होकर भी बैठ नहीं पा रहा है, तो मुझे डॉक्टर को मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो इसी चीज को अर्ली आइडेंटिफिकेशन को हम शुरुआती पहचान के नाम से बोलते हैं। मान लीजिए कि बच्चा शुरुआती दिनों में हमारा अराउंड 1 साल का होते होते हमारे साथ आंखें नहीं मिला रहा है। एक पॉइंटिंग बहुत आसान सी चीज होती है कि मेरे बच्चा मुझे पॉइंट करके बोले, तो उस पॉइंटिंग एक सिंपल जो चीज होती है ना, बच्चा जब बोलता है ये चाहे वो बोलना नहीं सीखा है, मैं भी करते हैं, उस चीज में मेरी 3 सेंसेस लगती हैं, मेरी आंखें, मेरा ब्रेन और मेरा हाथ। ये जब तीनों चीजें एक साथ जुड़ती हैं, तब बच्चा आपको पॉइंटिंग करता है। तो अगर बच्चा पॉइंटिंग नहीं कर रहा है, साल भर का होके भी कुछ बता नहीं रहा है, बस आप उसे दे रहे हैं तो वो ले रहा है, या फिर किसी टॉय के लिए भी आपसे डिमांड नहीं कर रहा, तो आप एक बार सोच सकते हैं कि ये पॉइंटिंग नहीं कर रहा है। या आप उससे पूछ सकते हैं कि हम पूछते हैं ना, तो हम उसे सिखाते रहते हैं, चाचा कहाँ है, चांद कहाँ है, सूरज कहाँ है, तारे देखो ऊपर, वो टॉय देखो, तो वो ऐसे कर पा रहा है। तो ये तीनों चीजें हमारी जुड़नी शुरू हो गई है, बच्चे में इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि वो अपने 3 सेंसेस को एक साथ यूज कर रहा है, अपनी आंखों को, अपनी पॉइंटिंग करके अपने हाथों की मसल्स को, और दिमाग, उसका दिमाग उसे कमांड दे रहा है कि उस चीज को हमें पॉइंट करके भागना है। तो ये छोटी सी बेसिक चीजें हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन में मुझे ये थोड़ी थोड़ी चीजें जाननी है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन हमारे 5 नई प्रमुख चीजों को दिखाता है। 5 प्रमुख चीजों में सबसे पहले हमारी आती है शारीरिक, फिजिकल। ठीक है, शारीरिक में हमारे 2 तरह के
फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर हमारी हुई बड़ी मांसपेशियां, हाथ पैरों का चलना, ये सब हमारे ग्रॉस मोटर में आता है। फाइन मोटर्स में हमारे आता है फिंगर्स का चलना, छोटी वो पकड़ पा है, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स जैसे हमने अभी बात करी थी, तो ये हमारा फाइन मोटर्स में आता है। तो हमें जब अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हम करते हैं तो हमें ये देखना है कि उसके ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर दोनों ठीक तरह से डेवलप हो पा रहे हैं, तो ये बात का हमें ध्यान रखना है। कॉग्निटिव बोलते हैं जहां सोच समझना शुरू हो जाता है। सोच समझना जैसे शुरू होगा हमारा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, छोटा बच्चा 1-1.25 साल का, अगर उसे बाहर जाना है और वो चलना भी, तो वो अपने जूते साथ साथ ले आएगा, उठा के घूमी घूमी, पार्क का नाम लेते ही दौड़ने शुरू हो जाएगा कि मुझे जाना है, क्योंकि उसमें उसको सब आपको बताना भी आ रहा है, शायद शब्दों से बताना नहीं आ रहा है उस समय उसको, पर उसको ये बताना आ रहा है अपने जूते ले जाके कि इसको पहना के मुझे कहीं घुमाने ले जाना है। तो ये हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है कि हमारी संज्ञानात्मक बोलते हैं इसको, हिंदी के कुछ शब्द बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं आसान उसमें आपको बता दूं, समझने की शक्ति, अपनी समझ को यूज करने की शक्ति को कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, जो एक अर्ली आइडेंटिफिकेशन का बहुत बड़ा पॉइंट होता है। कम्युनिकेशन, बात करना, सुनना और भाषा को समझना। 1 साल तक का बच्चा अपनी माँ की भाषा अच्छे से समझने लगता है, 7 महीने में 8 महीने में ही वो माँ को देख के खुश होकर रिएक्शन भी देता है, और माँ चाहे कुछ भी पूछे ऐसा लगता है कि जैसे वो उसके साथ बातें कर रहा है। सोशल इमोशनल, अपने आप को सुरक्षित महसूस करना, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, दूसरे की गोदी में चले जाना, तो ये एक तरह का हमारा सोशल और इमोशनल है। फिर आती है हमारी सेल्फ हेल्प और एडेप्टिव। सेल्फ हेल्प और एडेप्टिव से कि 1 साल का बच्चा, 14-1.5 साल तक का बच्चा छोटा छोटा अपने कपड़े भी लाके देने लगता है, मेरे को सॉक्स पहननी है, मुझे टी-शर्ट पहननी है, मुझे निक्कर पहननी है। ये सब हमारे पांचों चीजें जो है ये हमारे अर्ली आइडेंटिफिकेशन की, शारीरिक के अंदर हमारी आ गई क्रॉस मोटर, फाइन मोटर, कॉग्निटिव के हमारी सोचने समझने की शक्ति बच्चा दे पा रहा है हमें रिस्पॉन्स, सोशल इमोशनल में कि उसका व्यवहार कैसा है, सेल्फ हेल्प में अपनी चीजों को उठा के ले आना थोड़ा थोड़ा, और कम्युनिकेशन में भाषा का ज्ञान, भाषा को समझना। ये सब जरूरी क्यों है? इस अभी अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है? अर्ली साइंस बोला जाता है। आजकल ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम खान पान देख रहे हैं, बाहर का एनवायरमेंट देख रहे हैं, पॉल्यूशन देख रहे हैं, आजकल ये चीजें बहुत जल्दी दिखने लग गई। हमने आप ही सब अगर आप नोट करेंगे तो पहले ऐसे केसेस बहुत कम नजर आते थे कि बच्चों को ऑटिज्म, ADHD, ADD, बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, एक जगह बैठ नहीं रहे हैं, ये सब चीजें पहले डिले हो जाती थी कि 2, 2.5, 3 साल तक हम सोचते थे अगर बच्चा 2.5 साल तक लड़का है नहीं बोल रहा है तो लड़के तो देर में बोलते हैं, पर ये नहीं। हमें उन साइंस का याद रखना है कि मेरा बच्चा बोलेगा, 1 साल में बैबलिंग तो शुरू करेगा, कुछ तो आवाजें करेगा, या मुझे बोले शब्दों की कम्युनिकेशन नहीं होती है, जो मैंने आपको बताया इशारा भी एक तरह का कम्युनिकेशन। तो हम ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करते हैं कि अगर बच्चा बोल नहीं रहा है पर ऑल्टरनेटिव मेथड से आपको अपनी बात को बता पा रहा है ना, ये भी एक कम्युनिकेशन है। इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन से हमें मदद मिलती है, जल्द मदद मिल जाती है। अगर किसी समस्या को अगर हम बाद में करेंगे और उसमें फिर ट्रेनिंग में उतना ही खर्चा, उतने स्पेशल एजुकेटर को ढूंढना, स्पीच थेरेपिस्ट को ढूंढना, ये सब बाद में और ज़्यादा तकलीफें होता है। इसलिए जितनी जल्दी मुझे इन बातों का ज्ञान हो जाए उतनी जल्दी मैं उसकी बच्चे के साथ उसको अर्ली इंटरवेंशन की तरफ ले जाती हूँ, जहाँ पे उसको ये थेरेपी से हम उसकी जल्दी मदद कर सकते हैं। शुरू में हर चीज़ में अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगी तो खर्चा भी कम होता है, ठीक है। बाद में उसी चीज़ों को और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास जाना और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करने में उस चीज़ों में और टाइम लग जाता है। बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए, बच्चे के स्कूल के लिए रेडी होना, 3 साल की उम्र में तो वो स्कूल जाने लायक हो जाएगा, पर अगर मेरी जो बेसिक की स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स है अगर वो सही हो गई है तो वो स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार है। स्कूल में उसे कितनी चीज़ों से और मिलना है, अपने इन्वायरमेंट से, बच्चों से, और बच्चों का घुलना मिलना है, खेलना है, तो ये सारी चीज़ें मेरी अर्ली आइडेंटिफिकेशन के अंदर आ जाती है। आपको
लगता है कि इसमें से किसी भी चीज में मेरे बच्चे में, साल भर के, 2 साल के बच्चे में, 3 साल के बच्चे में ये चीजें नहीं आ रही है, तो जल्दी से जल्दी मदद मांगो। किसी से भी आप बात करें, डॉक्टर से बात करें, कोई स्पेशल एजुकेटर आपको मिलती है, उनसे बात करें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चा और बच्चों के मुकाबले उतना अच्छे से बोल नहीं रहा है। तो आइडेंटिफाई हो गया अभी हमारे पास, अब हमें उसके लिए आगे बात करनी है अर्ली इंटरवेंशन। ये हमारा आइडेंटिफायर का हो गया। आपको कोई इसमें किसी को डाउट अर्ली आइडेंटिफिकेशन में, कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है उसमें? शारीरिक, कॉग्निटिव जिसमें सोचने समझने की, सेल्फ हेल्प, कम्युनिकेशन और हमारे सोशल इमोशनल। अब हम बढ़ते हैं अपने अर्ली इंटरवेंशन की तरफ। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है जल्दी हस्तक्षेप। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे पता लग गया कि मेरा बच्चा 1 साल में चलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, 1.25 साल का भी हो गया है, तब भी वो अपने आप से नहीं चल पा रहा है, तो मैं किसके पास जाऊँ? कौन सा वो टाइम और कौन से डॉक्टर है या मैं जिससे अप्रोच करूँ? तो वो डॉक्टर हमें किसके बारे में, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, जैसी हेल्प हो गई। स्पीच में उसको प्रॉब्लम हो रही है, स्पीच थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना है। अगर उसे व्यवहार में प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशल एजुकेटर्स है, स्पेशल एजुकेटर्स के पास जाना है। उसको डिसीजन लेने में कॉग्निटिव की तरफ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है जिसमें हम लोग ब्रेन जिम्स की तरह काम करते हैं, कि दिमाग से रिलेटेड किसी भी, उसको बच्चे को ऐसे ऐसे टॉयज और ऐसे ऐसे तरीकों से खेलना सिखाते हैं। माँ बाप को भी ट्रेनिंग करते हैं, माँ बाप आते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको इस तरह से खेलना है बच्चे से, कि बच्चा अपने सारी के सारी सेंसेस को यूज करे। तो उसके लिए होता है अर्ली इंटरवेंशन, शीघ्र हस्तक्षेप, हिंदी में इसको बोलते हैं शीघ्र हस्तक्षेप। बोलना और समझना, जैसे बच्चे अपने नाम पे प्रतिक्रिया देता है, 1 साल का बच्चा अपने नाम पे प्रतिक्रिया देने लगता है। आप अपने 1 साल के बच्चे को बुलाएंगे, वो पीछे मुड़ के तो देखेगा, चाहे आपको बात नहीं करेगा पर पीछे मुड़ के जरूर देखेगा। नेम आइडेंटिफिकेशन 1 साल तक में आ जाती है। चलना और चीजें पकड़ना, खेलना और लोगों से मिलना जुलना, ये सब हमारा अर्ली इंटरवेंशन में आता है। स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेटर, ये हमारे अर्ली इंटरवेंशन पे आते हैं। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब हो गया कि जल्दी किसी चीज को समझो और जल्दी उसके इलाज की तरफ बढ़ो, ताकि उस चीज को हम जल्दी से निवारण भी कर सकें, जल्दी से जल्द हम उस चीज का निवारण भी कर सकें। अभी हमने बच्चा हुआ, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, इंटरवेंशन के बारे में जाना। अब आप सब सोच रहे हैं यार ये तो बता दो कि डेवलपमेंट के माइलस्टोन कौन कौन से हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा उसमें हम समझेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के माइलस्टोन क्या क्या होते हैं। मैं यहाँ पे चार्ट भी आपको शो करूंगी और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी साथ साथ, तो आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन आता है कि बच्चों का विकास कैसे होता है, किस गति से होता है, मतलब कब से कब तक, कब से कब तक वो क्या आगे करने वाला है, इस बारे में जानने के लिए कौन से स्टेज में बच्चा कौन सी चीज सीखता है, इस बारे में हमारा जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक बताऊंगी कि बच्चे के पैदा होने से लेके 1 साल के अंदर उसको मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। 1 महीने तक, 3 महीने तक का बच्चा, 4 से 6 महीने का बच्चा, 7 से 12 महीने तक का बच्चा। चार्ट में थोड़े से महीने अलग हो सकते हैं, फिर भी मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगी आप उस पर ध्यान दीजिएगा। चार्ट एक रेफरेंस के लिए आपके लिए। 1 से 3 महीने तक का बच्चा, जब हम आवाज देंगे ना उसको, तो वो पीछे सर घुमाकर जरूर देखेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। 1 से 3 महीने का बच्चा, उसके चेहरों पे और चीजों को ध्यान से देखने लगता है। आपको ना 3 महीने का जो बच्चा होता है, शुरू 1 महीने का, 2 महीने का नहीं, जब 3 महीने का बच्चा होता है आप उसे गोद में लेंगे ना, तो वो आपकी शक्ल, आपकी खुशबू, आपको एहसास को पहचानने लगता है। अपने हाथ पैरों को खोलना और बंद करना, जो हमने मोरो रिफ्लेक्स की तरह देखा था। इस समय जब एक 3 महीने तक का कोई बच्चा आपके आस पड़ोस में है
तो आप देखिएगा कि उसके अंदर आपको मोरो रिफ्लेक्स, जैसे आज जो आपने जाना है वो जरूर दिखेगा उसको। गर्दन को थोड़ा संभालना, 3 महीने का बच्चा पूरी तरह गर्दन नहीं संभालता है, पर थोड़ा संभालना सीख जाता है। 4 से 6 महीने का बच्चा पेट के बल या पीठ के बल आराम से लेट सकता है। थोड़ा थोड़ा सा 6 महीने तक का बच्चा पलटने की कोशिश भी करने लगता है। सहारे से थोड़ी देर बैठ भी जाता है। अगर मैं उसे बिठाने की कोशिश करूंगी तो वो सहारे से थोड़ी देर बैठ जाएगा। जानी पहचानी आवाजों को और चेहरों को पहचानने लगता है। थोड़ा थोड़ा सा स्माइल देने लगता है। एक छठा महीना ऐसा आता है बच्चे का कि आप ध्यान रखिएगा, 5 से 6 महीने के बीच में हल्का हल्का मुस्कुराने लगता है बच्चा। तो ये एक तरह का आपको वो रिस्पॉन्स देने लगता है। 7 से 12 महीने तक का बच्चा पूरे बगैर सहारे बैठ सकता है। उसे आप चौकी मार के उसके साथ बैठ के खेलना चाहेंगे तो 12 महीने तक का बच्चा आराम से आपके साथ खेलेगा। सहारे से खड़ा होना सीख जाता है, कुछ पकड़ के खड़ा होने सकता है। अपने हाथ हिला के फिर पापा जब जाते हैं ऑफिस तो बाय बाय भी करने लग जाता है। 12 महीने तक का बच्चा बार बार बाय बाय करने लगता है। पार्क जाना है, हाँ, फटाफट शूज लेके आ जाते हैं अगर चलना सीखते हैं। कुछ बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं, कुछ एक साथ 1 महीना 2 महीने तक भी चलना सीखते हैं। हर बच्चा अलग होता है। कोई बच्चा एक जैसे, 2 बच्चे आपको एक जैसे बिल्कुल कॉपी नहीं मिल सकते। कोई 9 महीने में, लड़कियों को तो हम कहते हैं इतनी तेज होती है कि 9-10 महीने में भागने लग जाती है, तो कहते हैं, पर वो कुछ बच्चे कर सकते हैं, कुछ बच्चे 1 साल 1 महीना 2 महीने तक का हमारा टाइम है कि बच्चा तब तक आराम से चलना सीख जाता है। 15 महीने का बच्चा पूरी इंडिपेंडेंटली चलना शुरू कर देता है। 18 महीने में तो दौड़ने लग जाता है। हमारी गतिविधियों को बहुत नोट करके इन तरह का नकल भी करने लगता है बच्चा। अगर आप नोट करेंगे, जिसके घर छोटे बच्चे हैं, 18 महीने वाले, 1.5 साल के बच्चे, जो बोलते होंगे वैसे ही, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे आइसक्रीम, टॉफी, ये सब चीजें मुंह में शब्द उसके आने लगते हैं। तस्वीरें देख के चीजों के नाम बताने लगता है। हम ABC वाली बुक खोलते हैं, उसके आगे टमाटो, एप्पल, बॉल, ये सब बताने लगता है। खुद के छोटे छोटे से काम, बगैर मदद के गिलास पकड़ना, अपनी बॉटल पकड़ना, खाना खाना और कपड़े उतारना और चढ़ाना भी बच्चा सीखने लगता है। 2 से 3 साल का बच्चा अच्छा शरीर का नियंत्रण आने लगता है, अपने शरीर में पूरा कंट्रोल आने लगता है, बगैर गिरे दौड़ सकता है, सीढ़ी चढ़ना और उतरना सीख जाता है, दोनों पैर से जंप मारना सीख जाता है, 2-4 शब्द भी यूज करता है और शब्दों को जोड़ के सेंटेंस भी बनाने लगता है। मैं, तुम, ये सारे जो हमारे प्रोनाउंस हैं उनको यूज करने लगता है। चीजों में फर्क करने लगता है। उसको पूछोगे स्पून उठा के दे तो वो स्पून ही देगा, कांटा उठा के दो, चक्कू उठा के दो, ये छोटी छोटी चीजें बांटने लगेंगे तो वो बच्चा उनको करने लगता है। खेल कूद में बाहर के बच्चों के साथ व्यवहारिक रूप से खेलने भी लगता है, अपना नाम और ये सब भी पहचानने लगता है। और माइलस्टोन्स के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे आप में से कोई? 3 साल तक के बच्चे के जरूरी सालों में आपको मैं इसमें एक्सप्लेन करूं या अभी आपको बेबिंस्की रिफ्लेक्स को हम बड़े आराम से अगर देखें तो हर छोटे बच्चे में हमारे वो दिखेगा। मैं फिर भी बिल्कुल हिंदी में आराम से बताती हूँ आपको, ठीक है? पैर के तलवे में आप उसको समतल जगह पे पैर के तलवे में हल्का सा करोगे तो वो ना ऐसे स्टेपिंग वाला रिफ्लेक्स बनाने लगता है। तो ये हमारा बेबिंस्की रिफ्लेक्स होता है। और किस रिफ्लेक्स के बारे में जानना चाहेंगे आप में से कोई? छोटी छोटी उंगलियों को ना उसके पैरों में गुदगुदी करोगे ना, अपनी छोटी उंगलियों को, छोटी मांसपेशियों को, फाइन मोटर्स को ऐसे खोलने की कोशिश करेगा। दैट इज कॉल्ड बेबिंस्की रिफ्लेक्स। आप बताइए, कुछ पूछना आपको? मेरे आज के 4 टॉपिक्स जो थे, बर्थ रिफ्लेक्सेस, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स के साथ अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जल्दी जांच करना, प्रबंधन जांच, अर्ली इंटरवेंशन, जल्दी हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशन आजकल बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है। हम लोग पहले इतनी जानकारी नहीं थी। पहले बच्चा जब
बोलता नहीं था टाइम पे, ये मतलब कि और बच्चों के मुकाबले शब्दों को जोड़ता नहीं था या रिपीट करता था, इनके लिए कोई शब्द और इतने ज़्यादा साइंस में इतने ज़्यादा होने थे कि उनको अपने शब्द नहीं दिए। आजकल वो शब्द हमारे पास है। अगर कोई बच्चा क्लास में बैठ रहा है और एक जगह टिक के नहीं बैठ पा रहा है, तो यही नहीं है कि ये तो टिक के नहीं बैठता, इसका तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता। हमें ये एक बार स्पेशल एजुकेटर के साथ बैठ के बात करनी है कि क्या पता मेरे बच्चे में थोड़े से ADHD के या ADHD होता है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, कि बच्चा एक जगह टिक के बैठता नहीं है। अब अगर मैं किसी क्लासेस के सर्वे में जाती हूँ तो एक 40 बच्चों की क्लास में से 10 बच्चे मुझे दिख जाते हैं ऐसे कि जिन्हें लगता है कि इसको कोई शुरुआती अगर इनको जांच हो जाती या पता लग जाता तो वो शायद इस चीज को ओवरकम कर जाता। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको हम बोलते हैं कि अगर मैंने एक पजल दिया है बच्चे को, छोटा पजल, पहले शुरू में हम दो चीजों को जोड़ने का पजल देंगे, दो चाहे एक शेडो और उसका सेम वो देंगे, उसको दो चीजों को जोड़ पा रहा है तो ये मेरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। पर मेरा बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है, एक छोटा 1.5-2 साल का बच्चा भी मेरा दो जो एक बच्चे ब्रिक्स बनाते हैं ना, ब्लॉक बनाते हैं, 3 ब्लॉक को नहीं जोड़ पाते, एक के ऊपर एक नहीं रख पा रहा, उसका ब्रेन उसको कमांड नहीं दे रहा है कि ये ब्लॉक की ऐसी शेप है और इस ब्लॉक के ऊपर इस ब्लॉक को रख सकते हैं, पर वो नहीं रख पा रहा है। तो इसका मतलब उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इस चीज में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ब्रेन जिनके में काम करते हैं कि वो आपके डिसीजन प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स को बढ़ाते हैं। उनके जो एक फिजियोथेरेपी तो आपने सबसे अच्छे से नाम सुना है कि वो तो शारीरिक आपकी मदद करेंगे, मांसपेशियों को चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, या जिन बच्चों को इस तरह की तकलीफ होती है उनसे। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपकी मदद करता है बच्चे के ज्ञान समझ को बढ़ाना, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी, किस तरह से पजल, किस तरह से मैचिंग, दो सेम चीजें हैं, बच्चे के आगे एक शीट में रखी, यहाँ भी एक स्टार बना हुआ है, यहाँ भी एक स्टार बना हुआ है, उसको उससे वो मैच कर पा रहा है कि दोनों एक जैसी चीज है, उसको हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी वर्क करती है। ये क्ले सेंसरी आपके सेंसेस में काम करते हैं वो। ये बच्चों को हम क्ले दिलाते हैं ना जिससे मॉडल बनाने की, वो कई बच्चों को इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो उस क्ले को हाथ भी नहीं लगाते, उनको सेंसरी प्रॉब्लम होती है। कई बच्चों को शोर से प्रॉब्लम होती है, वो कान में ऐसे हाथ रख लेते। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट धीरे धीरे उन चीज़ों को आपकी मदद करता है। स्पीच थेरेपिस्ट आपको खाली बोलने में ही कि एक स्पीच वर्ड आ रहा है तो वो बोलने में मदद करता है, वो आपके गला खोलने में, बच्चे का घुटने में, बच्चे के चबाने में, ये सब में स्पीच थेरेपिस्ट करता है। सेंसरी प्ले जितना भी होता है ये हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करते हैं, उसमें वो आपके समझने, सोचने समझने की ताकत को, आपके डिसीजन लेने की ताकत को, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग की ताकत को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये ऑपरेशन ऑटिज्म में, हाँ, ऑटिज्म में मैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन साइन में सबसे पहले आपको बोलूंगी, ऑटिज्म के बच्चे का क्या है कि वो सोशलाइज नहीं करना चाहता। दो सबसे जरूरी चीजें जो वो नहीं करना चाहता है, एक तो वो किसी से सोशलाइज भीड़ में बैठना नहीं चाहता है, अकेला रहना चाहता है, और कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, वो आपसे बोलना नहीं चाहता, वो अपनी दुनिया में अकेला रहना चाहता है। ऑटिज्म में सबसे ज्यादा जो बच्चों में कॉमनली, वैसे हर बच्चा ऑटिज्म का भी अलग होता है, उसको कहीं बोलते हैं कहीं नहीं बोलते हैं। जैसे मेरा बेटा शुरू से नॉन वर्बल ऑटिस्टिक चाइल्ड था, जिसको इतना बोलना पसंद नहीं, पर फिर भी हमने शब्दों के जरिए और स्पीच थेरेपी से, वर्ड्स के जरिए, पिक्चर कार्ड्स के जरिए उसको बोलने में मदद कराई। दूसरे मेथड की खाली उसके शब्दों के बोलने की वेट नहीं करी, दूसरे मेथड से हमने कोशिश करी कि वो हमसे कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन एक चीज होती है, बोलना एक चीज होती है। बोलना है मैं अपने आप से बोल रही हूँ, कम्युनिकेट है मैं आपके साथ बोल रही हूँ, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑटिज्म का बच्चा सोशलाइज नहीं करना चाहता, एक तो बोलना नहीं चाहता है। कई बार छोटी छोटी सी हमें दिखती है, बच्चा एड़ियों में चल रहा है, सेंसरी नीड बहुत ज्यादा रहती है। कई बच्चे होते हैं जैसे उनको कोई टी शर्ट या कुछ नया क्लॉथ पहना हो तो उसका जो टैग होता है ना, उसको लेके पीछे पड़े रहते हैं कि जब तक आप उसे काटोगे नहीं वो रेस्ट नहीं लेते, तो उनको वो सेंसरी प्रॉब्लम होती है।
सेंसरी उनको भीड़ जब होती है, शोर उनको बहुत ज़्यादा सहन नहीं होता, ये सेंसरी इश्यूज होते हैं ऑटिस्टिक चाइल्ड में। ऑटिस्टिक चाइल्ड का बिहेवियर कई बार ऐसा होता है कि आप उसे चेंज पसंद नहीं है। अगर मैं इस रास्ते स्कूल जाता हूँ तो आज मुझे इस रास्ते स्कूल नहीं ले जा सकते। अगर मैं रोज 2 टॉफी खाता हूँ तो आज 1 टॉफी देके मुझसे नहीं बैठा सकते। बहुत चेंज नहीं पसंद होता, मुझे चेंज वो जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि आज तो मुझे ये वाली पैंट पहनने की नीले रंग की, तो नीले रंग की ही पहनूंगा। उस चीज़ के लिए कभी कभी वो जिद्दी हो जाते हैं। तो ये थोड़े लक्षण है हमारे जो हमें ऑटिज्म में दिखने लगते हैं। आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। आप उन्हें ऐसे करके पोएम करोगे ना, जॉनी जॉनी वो जॉनी जॉनी, आपको जवाब तो देंगे पर आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे आपसे। आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करते हैं आपसे, बोलना पसंद नहीं करते हैं आपके साथ। सोशलाइज, आप उन्हें खिलाने के लिए बार बार लेके आओगे 4 बच्चों के साथ, वो 4 बच्चों से अलग होकर बैठे। ये कुछ साइंस है हमारे ऑटिज्म के जो अर्ली उस इंटरवेंशन में ऑटिज्म में जा सकते हैं। और ADHD थोड़ा सा हमें जब पता लगता है जब बच्चा 3 साल का हमारा स्कूल जाने लगता है और वो टिक के नहीं बैठता क्लास में, उठता रहता है बार बार, टीचर भी बोलेगी इसको बिठाओ, पहले इसको बिठाओ, तो पूरी क्लास को होता है ना कि वो सेंटर बन जाता है। तो वो उसका हाइपर एक्टिव होता है। वो ट्यूबलाइट जब स्टार्ट होती है ना ढक करके, और फिर जब उसका स्टार्टर थोड़ा वीक होता है तो धर 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 करने लगते हैं ना। हमारा ADHD का बच्चा ऐसा है, सबसे पहले आंसर के लिए हाथ खड़ा कर देगा, मुझे आता है मुझे आता है मुझे आता है। और जब प्रैक्टिकल करने की बारी आएगी तब उसका ध्यान और 10 चीजों में होगा, जो काम कर रहा होगा उस चीज में नहीं। ये ADHD के हमारे लक्षण है कि अपना काम के अलावा दुनिया का हर काम करना है। ये शुरुआती लक्षण है कि अभी आप उसके साथ पढ़ा रहे हो, उसको हिंदी करा रहे हो, मेरी ना मैथ्स की कॉपी का कवर नहीं है, तो वो हिंदी का काम नहीं कर रहा है, अभी मेरी मैथ्स की कॉपी का कवर नहीं है। तो उसको ध्यान को सबसे ज्यादा उसको प्रॉब्लम होती है। हाइपर एक्टिव इतना ज्यादा होता है कि ट्यूबलाइट की तरह हर जगह हर चीज हर काम में होना है, पर उसमें ज्यादा देर अपने इंटरेस्ट को रोक नहीं पाता। उसको मन वो नहीं है कि स्थिर होकर वो थोड़ी देर उस चीज को ध्यान से करे। उसमें सबसे ज्यादा ADHD के बच्चे को प्रॉब्लम आती है। और कई बार बिहेवियर बड़े होते होते अगर यही चीज कंट्रोल ना हो तो जब उनकी मर्जी की नहीं होती तो बिहेवियर थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। ऑटिज्म में भी अगर ये शुरुआती दिनों में कंट्रोल ना हो तो बिहेवियर थोड़े से कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। बच्चा पिंच करने लगता है, अपनी बात मनवाने के लिए बच्चा दूसरे बच्चे को पिंच करने लगता है, टीचर को, मदर को, सबको पिंच करने लगता है कि मेरे को मन नहीं लग रहा है, मुझे तो ये पसंद नहीं है, मुझे तो हो जाता है। तो इस तरह के कुछ लक्षण जब शुरू में कंट्रोल नहीं होते तो एक बिहेवियर इशू बढ़ जाता है। तब फिर बच्चों को स्कूल में प्रॉब्लम आती है, हम सोसाइटी में ले जाने में प्रॉब्लम आती है, किसी सोशल गैदरिंग में ले जाने में हमें प्रॉब्लम आती है। इसलिए और ज़्यादा जरूरी है अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन कि ये क्या जरूरी चीज़ें हैं जो 3 साल में देखें। तो मैंने अपने साथ साथ ही कई बच्चों को जो मेरे साथ साथ माई जाती थी दिल्ली में पोस्टिंग के टाइम पे, 1 साल का बच्चा अगर जल्दी आ गया है ना स्पीच थेरेपिस्ट के साथ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ, स्पेशल एजुकेटर के साथ, वो 3.5 साल में नॉर्मल स्कूल जाने लगता है। और कई बार यही बात 3.5 या 4 साल में थेरेपी शुरू होगी तो एक बच्चा माइंड बना लेता है। उसको पता है मेरा काम तो दुनिया में बिना बोले चल ही रहा है, तो बोलने की जरूरत ही क्या है। मम्मी बिना मांगे खाना दे देती है, सब कपड़े मिल जाते हैं, खाना मिल जाता है, मैं क्यों बोलूँ? क्योंकि वो पक्का हो जाता है उसको 3 साढ़े 4 साल की उम्र तक वो पक्का हो जाता है कि मेरा तो बिना बोले कब। तो यही बच्चा अगर 1 साल में, 1.25 साल में, 2 साल में स्पीच थेरेपिस्ट के पास आता है तो वो सब बुलवाता है, बिना बोले भी कुछ नहीं मिलता। स्पेशली माताओं को ट्रेनिंग दी जाती है, फादर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे काम करवाने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ों से ही ट्रेनिंग होती है। मैं अपने बच्चे के लिए प्याज और आलू एक साथ रख देती थी, बिजी रखना है उसे, प्याज अलग करके रखो, आलू अलग करके रखो, राजमा की दाल और काबली छोले मिला दो, राजमा अलग रखो, काबली छोले अलग रखो। क्या क्या चीज़ें उसकी इन्वॉल्व हुई? फाइन मोटर इन्वॉल्व हुई, उसकी आंखों की सेंस इन्वॉल्व हुई, उसका ब्रेन इन्वॉल्व हुआ, उस डब्बे में डालना इन्वॉल्व हुआ, ये सारी चीज़ें। तो मैंने उसकी 5 सेंसेस को एक साथ एक ही काम में डाल दिया। तो मैं यही काम अगर रोज उसके साथ करूँगी तो धीरे धीरे वो अपनी सारी सेंसेस को कंट्रोल करना सीख जाए। सारे बच्चे बाइटिंग नहीं, पर ये उनका एग्रेशन होता है। एग्रेशन कैन बी बाइटिंग, एग्रेशन कैन बी पुशिंग अदर चाइल्ड, एग्रेशन कैन बी पुलिंग अ हेयर टू अदर चाइल्ड। किसी भी तरह का एग्रेशन हो सकता है कि वो किस तरह से दिखाते हैं। कई बार दे बाइट देमसेल्फ,
वो भी बहुत पेनफुल होता है कि बच्चे जब अपने आप को समझा नहीं पाता तो वो अपने आप को भी बाइट कर लेता है। अब स्पेशली उसको अटेंशन लेनी है, अटेंशन डेफिशिएंट इज हाइपर एक्टिव वाले को तो अटेंशन लेनी है, और ऑटिज्म वाले को भी अटेंशन लेनी है कि तुम दूसरे को मत प्रॉब्लम सॉल्व करो, पहले मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ बात करो। इस तरह से बच्चे करते हैं। और कुछ बताइए। अगली आइडेंटिफिकेशन पॉइंट पर फिजिकल, कॉग्निटिव, कम्युनिकेशन, अडैप्टिव, सेल्फ हेल्प, अपने आप काम करना। इंटरवेंशन के अंदर हमारे आगे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन और फिजियोथेरेपी। डेवलपमेंट माइलस्टोन्स हमने देखे हैं आगे, और न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस तो हमने जादुई बच्चों का देख ही लिया कि बच्चे हमारी जादुई ताकतों के साथ पैदा होते हैं, बस हम उन ताकतों को नोटिस करना है और टाइम टाइम पे देखना है कि ये पहुंची है। मेरा तो आज का टॉपिक ही खत्म होते हैं, जो मैं आपसे बातचीत करने आई थी। अब